जब आपकी जिंदगी में सब कुछ एक नपे तुले ढर्रे पर चल रहा हो और ऐसे में अचानक आप कुछ ऐसा कर बैठें जिससे सब कुछ अनिश्चित सा हो जाए, तब क्या रोमांच पैदा होता है, इसकी कल्पना वे कभी नहीं कर सकते जो जिंदगी में हर काम बहुत सोच समझकर या गुणा भाग करके करते हैं। आज जब मैं यहां तेजपुर के इस होटल में बैठा इसे दर्ज कर रहा हूं, तो मुझे इसका पूरा एहसास हो रहा है कि मैं कितने खास तरह के अनुभव से गुजर रहा हूं। पिछली रात को मैं देर से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। आगे लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके तेजपुर आना था, जहां मेरा होटल पहले से बुक था। लेकिन किस्मत देखिए कि जो ट्रेन दोपहर तक पहुंचनी थी वह रात 9 बजे के बाद पहुंची। मैं किसी तरह बस अड्डे पर पहुंचा और बहुत कोशिश की कि कोई बस या टैक्सी मिल जाए, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था। जब एक भले मानस ने मुझे समझाया कि मुझे आज रात ही तेजपुर पहुंचने की अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, तब मुझे भी समझ आया कि रात 1 बजे एक अनजान शहर में उतरना कोई अच्छा ख्याल नहीं है। एक रिक्शे वाले ने मुझे एक होटल में पहुंचा दिया। होटल क्या था? एक डरावना भूत बंगला जैसा था, लेकिन जब तक मुझे वह इतना डरावना लगता, तब तक मेरा सामान कमरे में पहुंचाया जा चुका था। विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे गुवाहाटी के इस होटल में मेरे सामने जब एक थाली भात और पनियल सी दाल एक कटे हुए नींबू के साथ परोसी गई, तो मुझे लगा कि मैं कहां आ गया हूं। रात किसी तरह कट गई। सुबह उठते ही तैयार हुआ। एक रिक्शे वाला मुझे बस अड्डे की ओर ले चला। उस समय मौसम बड़ा सुहावना था। पूरा रिक्शा पॉलिथीन से ढंका हुआ था। मैंने रिक्शे वाले से बात करने की कोशिश की, लेकिन न तो मुझे उसकी भाषा समझ आ रही थी और न ही उसे मेरी। मैं एक बस में चढ़ गया जो तेजपुर ही जा रही थी। बस जब ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने लगी तो उसके अथाह पानी को देखकर मैं विस्मित हो गया। उत्तरी भारत के मैदानों में बहने वाली किसी नदी के पानी की तुलना इससे नहीं की जा सकती। मैं जब तेजपुर पहुंचा तो उसके मुख्य बाजार को देखकर थोड़ा आराम मिला। बहुत सारे ब्रांड और दुकानें दिल्ली के जैसी ही थीं। लोग आराम से हिंदी समझ रहे थे। होटल का मैनेजर भला आदमी था। होटल की लॉबी में मुझे टहलता हुआ देखकर वह अपने आप ही बोला, सर, आपको सो जाना चाहिए। कल सुबह आपको 3:30 बजे उठना होगा। 4 बजे आपको लेने टाटा सूमो पहुंच जाएगी। तवांग के लिए सुबह जल्दी ही निकलना होगा। तवांग मेरा गंतव्य। यह समुद्र तल से लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। तवांग की सीमाएं एक तरफ भूटान से लगी हुई हैं और दूसरी तरफ तिब्बत से, जो अब चीन का भूभाग है। उसने मुझे लगभग चेतावनी देते हुए कहा कि आज ठीक से आराम न करने पर मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। अब कल सुबह का इंतजार है। 18 मई 2012। कहने को मैं 16 मई की देर रात तवांग पहुंच गया था, लेकिन तेजपुर में होटल बसंत के मैनेजर ने मुझे जो चेतावनी दी थी, यात्रा उससे कहीं अधिक हैरतअंगेज, रोमांचक, यहां तक कि कुछ सीमा तक भयावह भी थी। मुझे 2 दिन हो चुके हैं और लगता है कि मेरे हाथ पैर अभी भी सीधे नहीं हो पाए, लेकिन यह कष्ट उस आनंद के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे इस यात्रा से मिला। प्रकृति के जिस विराट सौंदर्य के दर्शन मैंने किए, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस दिन 16 मई की सुबह जब हमारी टाटा सूमो तेजपुर से तवांग के लिए निकली, तो सुबह का अंधेरा छौंटा नहीं था। हालांकि यह भी सच है कि उस इलाके में दिल्ली के मुकाबले लगभग 40 मिनट पहले सूर्योदय होता है। इसलिए इस राज्य का नाम अरुणाचल है, अर्थात सूर्योदय का राज्य। भारत में सबसे पहले सूर्योदय इसी राज्य में होता है। तेजपुर शहर असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। सुबह ठीक ठाक उमस थी, हल्की गर्मी भी लगी, लेकिन जब गाड़ी चली तो ठंडक भरी राहत मिली। गाड़ी में बैठे अन्य लोगों ने अपने ऊपर अपनी अपनी जैकेट भी ओढ़ी हुई थी। उस समय तो मुझे यह अजीब लगा, लेकिन इसका मतलब मुझे बहुत बाद में समझ आया, जब गाड़ी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित भालुकपोंग पोस्ट पर पहुंची। यह पोस्ट असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है
और इसके आगे जाने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। पुलिस ने यहां आकर हमारे दस्तावेजों की छानबीन और पूछताछ की। भालुकपोंग से आप हिमालय पर्वत की बर्फीली श्रृंखलाएं आराम से देख सकते हैं, बशर्ते मौसम साफ हो। हमें बताया गया कि इस समय जो चोटियां हम देख पा रहे हैं उनमें से कई तो चीन में हैं। आगे का रास्ता अब पहाड़ों में ही था, जिसका मतलब था अगले 12 घंटे हम ऊंचे पहाड़ों में हिचकोले खाते घूमते रहेंगे। हम लोग तेजी से जंगलों से लदे हुए पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे थे। दाईं ओर वेग से बहती कामेंग नदी थी। चारों तरफ बादल ही बादल थे। ऐसा लगता था जैसे जीप बादलों के बीच से गुजर रही है। करीब 9:30 बजे सुबह हम टेंगा आर्मी बेस के पास पहुंचे और हमने एक लोकल रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। यहां एक प्रसिद्ध नाग मंदिर भी है। लगभग दोपहर के आसपास हम बोमडिला के पास पहुंचे, जो लगभग 7,200 फुट की ऊंचाई पर है। यहां से आगे का पूरा इलाका बौद्ध बहुल है। सड़कों के किनारे बड़े बड़े प्रार्थना स्तंभ, प्रेयर व्हील्स दिखने लगे। हवा में फड़फड़ाते हुए हजारों प्रेयर फ्लैग्स बड़े ही सुंदर और मनोहारी प्रतीत हो रहे थे। अब ऊंचाई तेजी से बढ़ने लगी। ठंड के मारे मेरी हालत खराब होती। एक जगह गाड़ी रुकवाकर मैंने ड्राइवर से कहकर अपना बैग उतरवाया, जिसमें से मैंने अपनी जैकेट और शॉल निकाली। चाय पीने के बाद शरीर में कुछ जान आई। सड़क किनारे इतनी गहरी खाइयां थीं, जिन्हें देखकर चक्कर आ जाए। ऊपर से इतनी खराब पतली सी सड़क। सामने से कोई ट्रक आ जाता और जब हमारा ड्राइवर थाकपा साइड से गाड़ी निकालता तो लगता कि गाड़ी के बाएं पहियों के नीचे सड़क है ही नहीं। उस समय डर के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती। हम एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। शाम होने को थी। अचानक चढ़ाई खत्म हो गई। सामने तवांग का द्वार था। यह जगह सेला पास के नाम से मशहूर है। वाहन से जाने लायक संसार की तीसरी सबसे ऊंची सड़क यही है। मई का महीना था और सैला दर्रा बर्फ से आच्छादित था। थोड़ा आगे चलकर एक विशाल झील दिखी, जिसे सैला लेक कहा जाता है। जब इसके किनारे से हमारी गाड़ी गुजरने लगी, मैंने अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज व खूबसूरत मंजर देखा, और यह मंजर था सूर्य के अस्त होने का। पूरा आसमान न जाने कितने प्रकार के रंगों से भर गया था। अद्भुत, बेमिसाल, अवर्णनीय, अविराम, शायद ही कोई विशेषण होगा जिसमें वह सौंदर्य समा सके। अब हम सैला दर्रा पार करके दूसरी तरफ उतर रहे थे और साथ साथ बड़ी दूर तक झील से निकली नदी अपनी तेज आवाज के साथ कलकल करती बह रही थी, और फिर जब बिछड़ी तब तक घुप अंधेरा हो चुका था। अगल बगल के पहाड़ों पर जैसे तारे उतर आए थे। ये दूर पहाड़ों पर बसी बस्तियां थीं जो जगमगा रही थीं। मैं थकान के मारे बेसुध हो चुका था, लेकिन मेरी आंखें हर नजारा अपनी स्मृति में कैद कर लेना चाहती थीं। जब तक मैं लुमला तवांग पहुंचा, तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे कमरे में मेरा सामान पहुंचा दिया गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मैं बुरी तरह से कांप रहा था। जूते उतारकर जो मैं रजाई में घुसा तो अगली सुबह 8 बजे ही मेरी नींद खुली। रात भर शायद मैंने करवट भी नहीं ली थी। सुबह उठकर जो सुंदर नजारा देखा, उसकी चर्चा फिर कभी। हालांकि उस अनुभव को भी शब्दों में उतार पाना संभव नहीं। मैं यहां एक सामाजिक संस्था में आया हुआ हूं, जिसका नाम झामसे गटसल है। यह जगह उन बच्चों के लिए एक आश्रय है जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रह गया है। आसपास की लगभग 100% आबादी आदिवासी समुदाय मोपा की है। इनकी भाषा का नाम भी मापा है। मोपा के लोग बेहद सरल, सहज और शांतिप्रिय होते हैं। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि यहां पिछले कई सालों में हत्या, डकैती या मारपीट तो दूर की बात है, कहीं कोई चोरी की वारदात भी नहीं हुई। दुकानें और घर खुले पड़े रहते हैं, कोई डर नहीं। आज शाम मुझे यहां का पारंपरिक भोजन चखने का मौका मिला। यहां एक खास तरह के मोमो बनाए जाते हैं, जिनमें मन पत्ता नाम की एक घास का प्रयोग भरावन में किया जाता है।
इसकी सुगंध बड़ी ही अनोखी होती है। इसके साथ ही एक व्यंजन परोसा गया जिसे टिंगमो कहा जाता है। बहुत ही नरम मुलायम ब्रेड जैसी यह चीज यहाँ की पारंपरिक चटनी छमिन के साथ परोसी जाती है, जो लाल मिर्च से बनाई जाती है और बेहद ही तीखी होती है। लोग इसे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी गजब अनुभव था शाम को चाय पीने का। मैं वहां की पारंपरिक चाय पीने के लिए बड़ा उत्सुक था, जिसे मोपा भाषा में छजा कहा जाता है। लेकिन जब मैंने उसका पहला घूंट लिया तो बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतार पाया। मैंने कहा, लगता है कि किसी ने गलती से चीनी की जगह इसमें नमक डाल दिया है। तब मुझे बताया गया कि इसमें नमक ही डाला जाता है। दरअसल छजा का मतलब ही होता है नमक की चाय। मोपा भाषा में छ का अर्थ होता है नमक और जा का अर्थ होता है चाय। इस चाय में लोकल बटर भी डाला जाता है। लगता है कि इसका स्वाद जुबान पर चढ़ने में अब भी कुछ वक्त लगेगा। आसपास के बच्चे मुझे यह नमकीन चाय पीते देख खिलखिला रहे थे।